हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 यानी कि परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 में 2018 से हुए अमेंडमेंट्स के बारे में, जिसे 2 अगस्त 2018 से लागू किया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे फ्रेश अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 से एनआई एक्ट 1881 के चैप्टर 17 में इंटरिम कंपनसेशन यानी अंतरिम प्रतिकर दिए जाने से रिलेटेड प्रोविजंस को जोड़ा गया है, जिससे एनआईए 1881 में 2 नए सेक्शंस जोड़े गए हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 143A और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 148, जिसका पर्पस डिसऑनर ऑफ चेक के मामलों में कमी लाना है और चेक पाने वाले के साथ चेक का डिसऑनर होने पर होने वाली इनजस्टिस को रोकना है, क्योंकि डिसऑनर ऑफ चेक के मामलों में चेक का ड्रॉअर कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स पर स्टे लेकर या लोअर कोर्ट के ऑर्डर की अपील करके मामले को लंबा चलाना चाहते हैं, जिसके कारण चेक का होल्डर यानी जो ऐसी कंप्लेंट करता है, इस अमेंडमेंट के किए जाने से पहले तक कोई कंपनसेशन नहीं पा सकता था, जब तक कि मामलों का पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता था। लेकिन 2018 से एनआई एक्ट 1881 में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो कंप्लेनेंट की इसी परेशानी को हल करते हैं। अब अमेंडमेंट एक्ट 2018 से नए जोड़े गए सेक्शंस को देखते हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में सेक्शन 143 के ठीक बाद सेक्शन 143A को जोड़ा गया है। सेक्शन 143A पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन, अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। ये सेक्शन ट्रायल कोर्ट को डिसऑनर ऑफ चेक के मामलों में इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर करने की पावर देता है। सेक्शन 143A के सबसेक्शन 1 को देखते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द कोर्ट trying an offense under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant। मतलब कि CRPC 1973 में किसी प्रोविज़न के होते हुए भी इस सेक्शन यानी कि सेक्शन 143A के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग ऐसा कोर्ट जो NIA 1881 के सेक्शन 138 के तहत डिसऑनर ऑफ चेक के किसी मामले का ट्रायल कर रहा है, तो ऐसा ट्रायल करने वाला कोर्ट चेक के ड्रॉअर यानी लेखीवाल से ऐसी डिसऑनर ऑफ चेक की कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को इंटरिम कंपनसेशन दिलवा सकता है। यहाँ चेक का ड्रॉअर वो व्यक्ति होता है जिसने किसी पेमेंट के लिए कोई चेक लिखा होता है और कंप्लेनेंट वो व्यक्ति होगा जो ऐसे चेक को किसी पेमेंट के लिए पाता है। अब डिसऑनर ऑफ चेक के मामले में ट्रायल कोर्ट ऐसे इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर ट्रायल के किस स्टेज पर करेगा, ये भी सबसेक्शन 1 बताता है, जिसका क्लॉज A कहता है इन अ समरी ट्रायल और अ समन्स केस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट एंड, यानी कि अगर कंप्लेंट का समरी ट्रायल हो रहा है या अगर मामला समन मामला है, तो कंप्लेंट में लगाए गए एक्यूजेशन को अगर एक्यूज यानी कि ड्रॉअर ऑफ द चेक एक्सेप्ट नहीं करता है यानी कि अभियोग को स्वीकार नहीं करता है, तो ऑफेंस का ट्रायल करने वाला कोर्ट चेक के ड्रॉअर को ऑर्डर कर सकता है कि वो कंप्लेंट करने वाले को यानी कि कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन पे करे। यहाँ साथ ही CRPC के सेक्शन 251 एंड 262 को समझ लेना ज़रूरी है, जो समन्स केस और समरी ट्रायल से रिलेटेड प्रोविज़न करते हैं। CRPC का सेक्शन 251 प्रोविज़न करता है कि समन मामले में जब एक्यूज़ को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या एक्यूज़ खुद अपेयर होता है, तब एक्यूज़ को उस ऑफेंस के पर्टिकुलर्स यानी विशिष्टियाँ बताकर उससे पूछा जाता है कि क्या वो दोषी होने का अभिभाग करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, मीन्स वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक। और यहाँ समन मामले में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करना ज़रूरी नहीं होता है।
और सीआरपीसी का सेक्शन 262 समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स रिलेटेड प्रोविज़न करता है, जिसके अकॉर्डिंग समरी ट्रायल में समन्स केस के ट्रायल के लिए ही मेंशन की गई प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है। और एनआई अमेंडमेंट एक्ट 2018 से जोड़े गए सेक्शन 143A के सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कहता है, इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहाँ इन एनी अदर केस का मतलब उन मामलों से है जिनका ट्रायल समरी या समन्स मामलों की तरह नहीं हो रहा हो, जैसे कि वारंट मामले। अगर एनआईए 1881 के सेक्शन 138 के किसी मामले का ट्रायल वारंट केस की तरह हो रहा है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 240 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्यूज मतलब कि चेक के ड्रॉअर के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जाने पर ट्रायल कोर्ट चेक के ड्रॉअर को ऑर्डर कर सकेगा कि वो कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन पे करे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां आप सेक्शन 143A के सबसेक्शन 1 का हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेक्शन 143A का सबसेक्शन 2 कहता है, द इंटरिम कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। मतलब कि सेक्शन 143A के सबसेक्शन 1 में ट्रायल कोर्ट कंप्लेनेंट को चेक के ड्रॉअर से जो इंटरिम कंपनसेशन यानी अंतरिम प्रतिकर दिलवाएगा, वो उस डिस्प्यूटेड चेक के जिसके बारे में कंप्लेंट की गई है कि टोटल अमाउंट के 20% तक का ही हो सकेगा। ऐसा इंटरिम कंपनसेशन डिस्प्यूटेड चेक के टोटल अमाउंट के 20% से कम का तो हो सकता है, बट ज़्यादा का नहीं होगा। यहाँ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने कविता को 1 लाख रुपए का एक चेक दिया। यहाँ मैं चेक की ड्रॉअर यानी लेखीवाल हूँ, बट वो चेक मेरे बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने के कारण बैंक में जमा करने पर लौटा दिया गया, जिससे कविता को 1 लाख रुपए का पेमेंट नहीं मिल पाया। एनआईए 1881 के सेक्शन 138 में दी गई कंडीशंस को पूरा करने के बाद कविता ने मेरे अगेंस्ट डिसऑनर ऑफ चेक की कंप्लेंट फाइल की। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 से जोड़ा गया सेक्शन 143A का सबसेक्शन 1 ट्रायल कोर्ट को ये पावर दे देता है कि ट्रायल कोर्ट मुझे ऑर्डर करे कि मैं कविता को ड्यूरिंग ट्रायल यानी कि ट्रायल के लंबित रहने के दौरान इंटरिम कंपनसेशन यानी अंतरिम प्रतिकर पे करूं, जो कि एज पर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 143A डिस्प्यूटेड चेक के टोटल अमाउंट के 20% तक का ही हो सकेगा। यानी कि मुझे 1 लाख रुपए का 20% मीन्स 20,000 रुपये तक का इंटरिम कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट कर सकता है। यहाँ ये बात ध्यान देना ज़रूरी है कि सेक्शन 143A के सबसेक्शन 1 में इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर दिया जाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ मे वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए ये ट्रायल कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब ये ट्रायल कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो ऐसा इंटरिम कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर करे या ना करे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 143A का सबसेक्शन 3 कहता है, द इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 और within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the drawer of the check। इसका मतलब है कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143A में जिस डेट को ट्रायल कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन को पे करने का ऑर्डर करे, उस डेट से 60 डेज के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर चेक के ड्रॉअर को कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन पे करना होगा। मतलब अगर कोर्ट ने 10 अगस्त 2018 को मुझे ऑर्डर किया कि मैं कविता को 20% का इंटरिम कंपनसेशन पे करूं, तो मुझे 60 दिन के अंदर यानी कि 9 अक्टूबर 2018 तक कविता को इंटरिम कंपनसेशन पे करना होगा। लेकिन सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चेक का ड्रॉअर यानी कि मैं इन 60 दिनों के अलावा भी 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम कोर्ट से मांग सकती हूँ।
अगर ड्रॉअर के पास ऐसे टाइम बढ़वाने के लिए कोई सफिशिएंट कॉज हो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 143A, इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, मतलब अगर चेक के ड्रॉअर यानी लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि ड्रॉअर इस कंप्लेंट का डिस्पोजल होने पर सजा नहीं पाता है, तब the court shall direct the complainant to repay to the drawer the amount of interim compensation। तब ट्रायल कोर्ट कंप्लेनेंट को ये निर्देश देगा कि कंप्लेनेंट चेक के ड्रॉअर को इंटरिम कंपनसेशन की रकम लौटाए, वो भी विद द इंटरेस्ट एट द बैंक रेट एज पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिवलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि उस बैंक रेट के उस इंटरेस्ट के साथ जो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आरबीआई ने पब्लिश की हो, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द कंप्लेनेंट। यानी कि ऐसे वापस किए जाने वाला इंटरिम कंपनसेशन ड्रॉअर की दोष मुक्ति का ऑर्डर होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर कंप्लेनेंट ड्रॉअर को लौटाएगा। लेकिन यहाँ कंप्लेनेंट को इन 60 दिनों के अलावा 30 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम कोर्ट से मिल सकता है अगर कंप्लेनेंट समय को बढ़ाने के लिए कोर्ट के सामने ऐसे रीजंस को रखता है, ऐसे कॉजेस को रखता है जो समय बढ़ाए जाने के लिए सफिशिएंट हों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड पर आप सेक्शन 143A के सबसेक्शन 4 का हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 143A, द इंटरिम कंपनसेशन पेएबल अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन अंडर सेक्शन 421 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सीआरपीसी का सेक्शन 421 कोर्ट को जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट या मीन्स वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन निकालने की पावर देता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 143A, द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 138 और द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 of the Code of Criminal Procedure 1973 shall be reduced by the amount paid or recovered as interim compensation under this section। मतलब कि जब मामला डिसाइड होगा और उस टाइम ड्रॉअर पर अंडर सेक्शन 138 ऑफ NIA 1881 के तहत कोई फाइन लगाया जाता है या फिर अंडर सेक्शन 357 ऑफ CRPC के तहत कोई कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर किया जाता है, तो ऐसे फाइन या कंपनसेशन में से सेक्शन 143A में कोर्ट द्वारा ऑर्डर किए गए उस इंटरिम कंपनसेशन को, जिसे या तो ड्रॉअर ने पे कर दिया हो या ड्रॉअर से वसूल कर लिया गया हो, घटा दिया जाएगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने कविता को 1 लाख रुपए का जो चेक दिया था, जिसका पेमेंट मेरे नहीं कर पाने के सिचुएशन में कविता ने डिसऑनर ऑफ चेक के लिए मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने मेरे से कविता को चेक के अमाउंट का 20% यानी 20,000 रुपये का इंटरिम कंपनसेशन दिलवाया था। अब मामले के डिसाइड होने पर कोर्ट ने मुझ पर अंडर सेक्शन 138 ऑफ NIA 1881 में चेक की दुगनी रकम यानी 2 लाख रुपए का फाइन लगाया। तो अब इस फाइन में से वो 20,000 रुपये जो मैंने इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे कविता को दिए थे, इस 2 लाख रुपए के जुर्माने में से घटा दिए जाएंगे और यहाँ मुझे कविता को 1,80,000 रुपये का फाइन देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 से जो दूसरा सेक्शन NI एक्ट 1881 में जोड़ा गया है वो है सेक्शन 148, जिसके NI एक्ट 1881 में जुड़ने के बाद अब इस एक्ट के टोटल सेक्शंस 148 हो गए हैं। सेक्शन 148 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 147 के ठीक बाद जोड़ा गया है। सेक्शन 148 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति।
सेक्शन 148 अपीलेट कोर्ट को ये पावर देता है कि जब एक्यूज यानी चेक का ड्रॉर ट्रायल कोर्ट के अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील करता है, तब अपीलेट कोर्ट अपीलेंट को पेमेंट करने का ऑर्डर दे सकता है। इसका सब सेक्शन 1 देखते हैं। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 in an appeal by the drawer against conviction under section 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court। इसे सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। यहाँ सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में ये प्रोविज़न किया गया है कि ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के ऑर्डर को चेक का ड्रॉर जब अपीलेट कोर्ट में चैलेंज करे, तब अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि अपीलेट कोर्ट चेक के ड्रॉर मींस अपीलेंट से ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए फाइन या कंपनसेशन का कम से कम 20% तक का अमाउंट अपीलेट कोर्ट में डिपॉजिट करने का ऑर्डर दे सकता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अपीलेट कोर्ट ड्रॉर से 20% का मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है। मतलब कि अपीलेट कोर्ट चाहे तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में लगाए गए फाइन और कंपनसेशन के टोटल अमाउंट का 20% से ज़्यादा भी डिपॉजिट करा सकता है, या फिर टोटल फाइन या कंपनसेशन को भी डिपॉजिट करा सकता है। बट ऐसा डिपॉजिट होने वाला अमाउंट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के 20% से कम नहीं होगा। पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए इसे भी समझ लेते हैं। कविता के डिसऑनर ऑफ चेक की कंप्लेंट में ट्रायल कोर्ट के मेरे अगेंस्ट दिए गए 2 लाख के फाइन को मैंने कविता को पे नहीं किया एंड उस ऑर्डर की मैंने अपील की। अब अपीलेट कोर्ट को सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में ये पावर है कि अपीलेट कोर्ट मुझे ये ऑर्डर करे कि मैं ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में लगाए गए फाइन का मिनिमम 20% अपीलेट कोर्ट में डिपॉजिट करूं। यानी कि अब मुझे 2 लाख रुपए का 20% मीन्स 40,000 रुपीज़ अपीलेट कोर्ट में डिपॉजिट करना होगा। लेकिन यहाँ सेक्शन 148 के प्रोवाइजो यानी परंतु को साथ में समझना होगा, जो कहता है प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट payable under this subsection shall be in addition to any interim compensation paid by the appellant under section 143A। प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग 40,000 रुपये जो मैंने अपीलेट कोर्ट में इंटरिम कंपनसेशन के तौर पर डिपॉजिट किए हैं, ये ट्रायल कोर्ट के इंटरिम कंपनसेशन पे करने के ऑर्डर पर पे किए गए 20,000 रुपये के अलावा होंगे। मतलब कि अपीलेट कोर्ट में अपीलेंट ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि मैंने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लेनेंट को जो इंटरिम कंपनसेशन पे किया है, यानी जो 20,000 रुपये पे करे हैं, उसे अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर से जमा करने वाली राशि मींस 40,000 के अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया जाए। यानी कि अपीलेट कोर्ट में मुझे ट्रायल कोर्ट के फाइन के ऑर्डर का पूरा 20% जमा करना होगा। यहाँ एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में अपीलेट कोर्ट को दी गई पावर्स मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपीलेट कोर्ट सारे मैटर्स मींस डिसऑनर ऑफ चेक के सभी मैटर्स में अपीलेंट से ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में लगाए गए फाइन और कंपनसेशन का मिनिमम 20% या इससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराएगा ही कराएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप यहाँ सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 को हिंदी में देख सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 148 के प्रोविजंस को देखते हैं। द अमाउंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the appellant। मतलब कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 में अपीलेट कोर्ट ने जो अमाउंट डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया है, वहाँ ऐसा अमाउंट ऑर्डर दिए जाने की डेट से 60 दिनों के अंदर अपीलेट कोर्ट में डिपॉजिट करना होगा। लेकिन अपीलेंट को इन 60 दिनों के अलावा 30 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम भी कोर्ट से मिल सकता है
अगर अपीलेंट इसके लिए कोर्ट को सफिशिएंट कॉज बताता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 148, the appellate court may direct the release of the amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal। मतलब कि अपील के पेंडिंग रहने के दौरान अपीलेट कोर्ट कंप्लेनेंट को ये डायरेक्ट कर सकता है कि कंप्लेनेंट अपीलेंट द्वारा अपीलेट कोर्ट में डिपॉजिट किए गए अमाउंट को अपील के पेंडिंग रहने के दौरान किसी भी समय निकाल सकता है, यानी रिलीज कर सकता है। कोर्ट की ये पावर डिस्क्रिशनरी है। यहाँ एक प्रोवाइजो भी है जिसे देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द अपीलेंट इज एक्विटेड द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे टू द अपीलेंट द अमाउंट सो रिलीज्ड with interest at the bank rate as published by the Reserve Bank of India prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days from the date of the order or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the complainant। प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग अगर अपीलेंट एक्विट यानी दोष मुक्त कर दिया जाता है तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि कंप्लेनेंट अपीलीय न्यायालय में डिपॉजिट की गई रकम से प्राप्त राशि को इंटरेस्ट के साथ अपीलेंट को लौटाएगा और कंप्लेनेंट ऐसा अपीलेंट के एक्विट किए जाने के ऑर्डर होने की तारीख से 60 दिनों में करेगा या सफिशिएंट कॉज बताकर अपीलेट कोर्ट से एक्स्ट्रा 30 दिन का टाइम बढ़वा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड पर आप सेक्शन 148 के सबसेक्शन 3 का हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। डेली एमसीक्यूज, लेटेस्ट जजमेंट, करंट अफेयर्स के लिए लीगल ग्रेविटी के फेसबुक पेज को लाइक करें और अपनी लीगल नॉलेज को सभी के साथ शेयर करने के लिए लीगल ग्रेविटी के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।